प्राइम आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। रुड़की में एसडीएम की गाड़ी से डंपर की टक्कर हुई है। लक्सर के एसडीएम का गाड़ी को टक्कर मारी गई है। एसडीएम के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई है। एसडीएम संगीता कनौजिया गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। सोलानी नदी पुल के पास यह हादसा हुआ है। हरिद्वार डीएम विनय शंकर पांडे भी अस्पताल पहुंचे हैं। घटना के अधिकारियों की ओर से जानकारी भी ली जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, रुड़की में एसडीएम की गाड़ी से डंपर की टक्कर हुई है। एसडीएम की गाड़ी और डंपर की आपस में टक्कर हो गई है। एसडीएम के ड्राइवर की इस हादसे में मौके पर ही मौत हो गई है। एसडीएम संगीता कनौजिया भी गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सोलानी नदी पुल के पास यह हादसा हुआ। हरिद्वार डीएम विनय शंकर पांडे भी अस्पताल पहुंचे हुए हैं। घटना की अधिकारियों से जानकारी ली जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, एसडीएम संगीता कनौजिया गंभीर रूप से घायल हो गई हैं और उनके ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई है इस हादसे में। विनीत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विनीत, कैसे यह हादसा हुआ, क्या जानकारी लग पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए गुंजन, जिस तरह से एसडीएम बताया जा रहा है कि एसडीएम लक्सर की जो गाड़ी है वो हरिद्वार से लक्सर की ओर जा रही थी, लेकिन जैसे सोलानी नदी के पास पहुंची तो उनकी गाड़ी जो है डंपर से टकरा गई, जिसमें टक्कर इतनी जबरदस्ती की जो है लक्सर एसडीएम का ड्राइवर जो है वो उनकी मौके पर ही मौत हो गई। और साथ ही जो एसडीएम जो लक्सर है संगीता कनौजिया, वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज रुड़की के निजी अस्पताल में चल रहा है, जहाँ पर जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे भी पहुंचे हैं और अधिकारियों से जो है जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह की घटना हुई है। हालातों पर ये फिलहाल डीएम जो है नजर बनाए हुए हैं और फिलहाल अभी जो है यहाँ पे एसडीएम लक्सर का इलाज जो है जारी है। अभी जो पता चल रहा है कि एसडीएम लक्सर को जो है हायर सेंटर भी रेफर किया जा सकता है। जी ठीक है, शुक्रिया विनीत जानकारी के लिए आपका। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, रुड़की में एसडीएम की गाड़ी में डंपर की टक्कर हुई है। लक्सर की एसडीएम की गाड़ी को टक्कर मार दी गई है, जिसके बाद एसडीएम की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें हायर सेंटर भी अब रेफर किया जा रहा है। जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि एसडीएम के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई है। अब पूरे मामले की जानकारी निकाली जा रही है, कैसे यह हादसा हुआ। घटना की जानकारी अधिकारियों से ली जा रही है। हरिद्वार डीएम विनय शंकर पांडे भी अस्पताल में पहुंच गए हैं, जहां पर एसडीएम संगीता कनौजिया भर्ती है, गंभीर रूप से घायल है। अस्पताल उन्हें पहुंचा दिया गया है, इलाज उनका चल रहा है। एसडीएम के ड्राइवर की मौके पर ही जान चली गई है, ये सामने आया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, रुड़की में एसडीएम की गाड़ी से डंपर की टक्कर हुई है। लक्सर की एसडीएम की गाड़ी को टक्कर मारी गई है। एसडीएम के ड्राइवर की इस हादसे में जान चली गई है और एसडीएम की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर डीएम भी पहुंच गए हैं। डीएम हरिद्वार डीएम विनय शंकर पांडे भी अस्पताल पहुंचे हैं। तो देखिए, लगातार ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल की ये तस्वीरें हैं, बड़ी संख्या में अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं। एसडीएम के ड्राइवर की मौके पर ही जान चली गई है। बड़ा हादसा हुआ है। गनीमत ये रही कि एसडीएम फिलहाल ठीक है, गंभीर घायल उन्हें जरूर बताया जा रहा है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको लगातार हम बता रहे हैं। रुड़की में एसडीएम की गाड़ी से डंपर की टक्कर हुई है। हर दिन सड़क हादसों की खबरें सामने आती हैं। बेतरतीब तरीके से बिना नियमों का पालन किए वाहन चलाए जाते हैं और उसके बाद एक इस तरीके से हर दिन हादसे सामने आते हैं। और ऐसा ही मामला सामने आया है रुड़की से, जहां एसडीएम की गाड़ी से डंपर की टक्कर हुई और इस हादसे में एसडीएम के ड्राइवर की जान चली गई है। लक्सर की एसडीएम की गाड़ी को टक्कर मारी गई है। जो एसडीएम है वो गंभीर हालत में है, अस्पताल में उन्हें भर्ती करा दिया गया है। तो ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। लक्सर के एसडीएम के ड्राइवर की जान चली गई है, सड़क हादसे में ये जान गई है। वो कार की भी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हादसा कितना भीषण है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। और उत्तराखंड की खबरों का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको लखनऊ लिए चलते हैं। यूपी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्या कुछ कहा जा रहा है ये सुनते हैं। विधानसभा के सत्र में जो समय समय के ऊपर असरकारी प्रस्ताव आते हैं, चाहे वो संकल्प हो, कोई विधेयक हो या कोई अन्य प्रस्ताव, उसके लिए एक समिति की अनुमति दी है मुख्यमंत्री जी ने मेरी अध्यक्षता में। वो समिति में माननीय सदस्य हैं श्रीमती बेबी रानी मौर्य, श्री जयवीर सिंह जी, श्री धर्मपाल जी, ये लोग उसके सदस्य बनाए गए हैं।
इसके अतिरिक्त 2 प्रस्तावों पर हम अपने साथियों से अनुरोध करेंगे कि वो आपके सामने अपने विचार रखेंगे। ये श्री नंदगोपाल नंदी जी आज ये माननीय मंत्री इंडस्ट्री मिनिस्टर, और उसके बाद हमारे श्री संदीप जी जो बेसिक शिक्षा का एक प्रस्ताव है उसके विषय में अपनी बात। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर स्थापित टोल प्लाजा के संचालन, टोल कलेक्शन तथा 6 एम्बुलेंस व 12 पेट्रोलिंग वाहन आवश्यक कर्मियों के साथ उपलब्ध कराए जाने हेतु एजेंसी के चयन के संबंध में पीछे निविदा हुई थी और 222 करोड़ रुपए में निविदा हुई है। 200 करोड़ रुपए हमारा रिजर्व प्राइस था और 222 करोड़ रुपए जो H1 आया उनको ये दिया गया है। इससे जो भी टोल कलेक्शन होगा उससे जो सड़क बनाई गई है उसकी किस्तें और उसका ब्याज भरा जाएगा और जनमानस को अच्छी सुविधा मिले, इसके लिए एक्सप्रेसवे आज ये इसकी बिडिंग की प्रक्रिया थी, आज कैबिनेट से पास हुआ। जी अब देखिए आज कैबिनेट से पास हो गया है और कैबिनेट से पास होने के बाद अब जो आगे की प्रक्रिया है जारी होगी फिर उसके बाद शुरू हो जाएगा। ये आज सेंक्शन हुआ है, इसकी अभी अप्रूवल जारी होगी। अभी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह परमिशन होगा, जैसे ही जल्दी से जल्दी संभव है होगा। और वो जो ऑपरेटर है वो सारी सुविधाएं देगा वहाँ पे, एम्बुलेंस वाहन और ये सब। एम्बुलेंस है और 12 पेट्रोलिंग वाहन है, 6 एम्बुलेंस। टोल प्लाजा तो योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है, कई बड़े फैसलों पर मोहर लगी हुई है। और अब आपको बताते हैं उत्तराखंड की तमाम खबरें। 4 धाम यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का केदारनाथ धाम जाकर वहां चल रहे निर्माण कामों का निरीक्षण मुख्यमंत्री ने किया। पहले सीएम धामी बाबा केदारनाथ के दर पर अपनी हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे, उनका आशीर्वाद लिया। सीएम धामी यहां केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए भी पहुंचे। साथ ही सीएम धामी ने 4 धाम यात्रा को लेकर चल रही तैयारियों का भी जायजा लिया। सीएम धामी का केदारनाथ दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि 3 मई से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा में इस बार बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के पहुंचने के कयास लगाए जा रहे हैं और ऐसे में 4 धाम यात्रा को ठीक तरह से संपन्न कराना प्रशासन और सरकार दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, केदारनाथ दौरे पर है सीएम धामी, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। 3 तस्वीरें अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आप देखेंगे, सीएम धामी को आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे, केदारनाथ उनका दौरा है। दूसरी तस्वीर बाबा केदारनाथ के दर पर जब पहुंचे, आशीर्वाद लिया, दर्शन किया, उस दौरान की ये दूसरी तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और पुनः निर्माण कार्य जो लगातार चल रहा है उसका जायजा लेने के लिए भी मुख्यमंत्री पहुंचे, उस दौरान की तीसरी तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो 4 धाम यात्रा की शुरुआत 3 मई से हो रही है। अब तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि 2 साल के बाद 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, तो तैयारी भी उतनी ही ज्यादा मुकम्मल करनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ दौरे पर पहुंचे सीएम धामी ने रुद्रप्रयाग के काली मठ मंदिर का भी दर्शन किया। मान्यता है कि इस मंदिर में माता काली अपनी बहन लक्ष्मी और सरस्वती के साथ स्वयं विराजमान है। काली मठ मंदिर में एक अखंड ज्योति निरंतर जलती रहती है। भारतीय इतिहास के महान लेखक कालिदास का साधना स्थल भी यही रहा है। वहीं सीएम धामी ने भी काली मठ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और माता का आशीर्वाद लिया। देखिए ये उस दौरान की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जब काली मठ मंदिर पहुंचे थे पुष्कर सिंह धामी और उन्होंने आशीर्वाद लिया था, पूजा अर्चना यहाँ पर की थी। और इसी बीच एक बड़ी खबर, 4 धाम यात्रा के लिए सरकार का बड़ा फैसला। 4 धाम यात्रा मार्ग पर यात्रियों को रेस्टोरेंट्स में नहीं देना होगा सर्विस चार्ज। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जो लोग 4 धाम यात्रा करने वाले हैं उनके लिए ये बड़ी खबर है।
चारधाम यात्रा मार्ग पर यात्रियों को अब रेस्टोरेंट में कोई भी सर्विस चार्ज अलग से नहीं देना होगा। रेस्टोरेंट पर सर्विस चार्ज वसूलने पर सरकार की ओर से रोक लगा दी गई है। यात्रा सीजन के दौरान यात्रा मार्गों पर मीट की दुकानों को बंद रखने या फिर ढककर बेचने के निर्देश दिए गए हैं। यात्रा सीजन के दौरान पार्किंग के लिए भी नई व्यवस्था की गई है। स्कूल और कॉलेज में भी चारधाम यात्रा के लिए पार्किंग बनाई जाएगी। किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए कुछ नई व्यवस्थाएं भी की गई हैं, साथ ही साथ कुछ नए नियम भी बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। सरकार इस बार चारधाम यात्रा को लेकर दावा कर रही है कि सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो वहीं भाजपा की ही विधायक शैला रानी रावत ने यात्रा की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। शैला रानी रावत ने कहा, अभी तक चारधाम यात्रा की तैयारी मुकम्मल नहीं है और सरकार को महाकुंभ की तरह ही केदारनाथ धाम के लिए भी बजट का प्रावधान होना चाहिए। यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती है कि भारी संख्या में जो तीर्थयात्री आ रहे हैं उस हिसाब से वहाँ पे कैपेसिटी नहीं है और पैदल यात्रा है, हेली से भी बहुत कम लोग जा पाएंगे और उनको किस तरह से व्यवस्थित करें, इसमें पुलिस और प्रशासन की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी और सड़कों को ठीक किया जा रहा है और जो स्थानीय होटल और रेस्टोरेंट है वहाँ पर भी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं और किस तरह से जो हैं लोग तैयार रहें, अगर ज़्यादा यात्री आ गए तो उनको रुकवाने के लिए तो मैन पावर भी बढ़ाई जा रही है। उस हिसाब से तैयारी हो नहीं पाई, इतनी उम्मीद थी नहीं। वहाँ के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि कुंभ के पैटर्न पे बजट भी होना चाहिए। एक समय था जब केवल 1 लाख यात्री आता था, आज 8 लाख भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, यहाँ तक कि 20 भी आ सकता है। तो अभी इसका कोई अनुमान इतना नहीं लगा पाते कि ऑनलाइन ही सबकी बुकिंग नहीं होती। ज़्यादा यात्री इसमें जो है अपना बिना ऑनलाइन के भी आते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में बिजली की कटौती पर हंगामा लगातार हो रहा है। महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। यूपीसीएल के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार कई घंटे तक बिजली की कटौती हो रही है, जिसकी वजह से इस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। बिजली कटौती के साथ ही मूल्य वृद्धि के विरोध में ऊर्जा भवन महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता भी पहुंची है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महिला कांग्रेस की ये कार्यकर्ता है जो नारेबाजी कर रही है। बिजली लगातार कट रही है, बिजली की कटौती हो रही है, उसके विरोध में ये प्रदर्शन प्रदेश भर में किया जा रहा है। और रवि कैंतुरा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता है, प्रदर्शन कर रही है, क्या इनका कहना है, कैसे इनकी मांगे पूरी होंगी, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए इस समय उत्तराखंड की अगर बात करें तो बिजली संकट से उत्तराखंड जूझ रहा है। जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में 3 से 4 घंटे बिजली की कटौती है, वहीं शहरी क्षेत्रों में 4 से 5 घंटे और जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ तो 8 से 9 घंटे तक की बिजली कटौती चल रही है। ऐसे में कांग्रेस के सीधे तौर पर यह आरोप है कि राज्य सरकार बिजली को उपभोक्ताओं को मुहैया कराने में नाकाम साबित हुई है और यूपीसीएल जो कि ऊर्जा भवन है जहाँ से बिजली उपभोक्ताओं तक पहुँचती है, उसी के प्रांगण में आज तमाम जो कांग्रेस की महिला नेत्री हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही हैं और लगातार ये प्रदर्शन चल रहा है। इससे पहले भी कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है कि जो बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है उसके पीछे की जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि जिस तरीके से गर्मियां शुरू हुई हैं उससे पहले ही बिजली की वैकल्पिक व्यवस्थाएं कर देनी चाहिए थी। हालांकि इसके पीछे कई कारण हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो इस वक्त जो गैस प्लांट है जिससे कि बिजली का उत्पादन होता था वो पूरी तरीके से सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बंद है। कोयले की कमी के कारण भी कोयले से बिजली का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। और एक खास बात यह है कि उत्तराखंड की जिन नदियों में हाइड्रो प्रोजेक्ट बिजली के बने हुए हैं वहाँ पर अभी पानी का स्तर बहुत कम है। जितनी मेगावाट बिजली उपलब्ध हो पाती थी वो अभी नहीं बन पा रही है। तो आने वाले कुछ दिनों तक ये संकट और रहने वाला है। ऐसे में यूपीसीएल अभी लगातार बाजार से बिजली खरीदकर उपभोक्ताओं तक पहुंचा रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश में बिजली की कटौती से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बिल्कुल, और लोगों कांग्रेस को लगातार परेशानी सरकार पर हो हमलावर रही है है और कई सारी वजह भी आपने बताई है जिसकी वजह से बिजली की कटौती हो रही है। लेकिन इससे पहले भी हमने देखा है कांग्रेस पार्टी की ओर से धामी सरकार 2 में कई बार प्रदर्शन किया गया है। पहले महंगाई को लेकर हो, गैस सिलेंडर को लेकर हो, पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर हो या फिर अब बिजली कटौती को लेकर हो। शुक्रिया आपका जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। श्रद्धालुओं से ट्रस्ट के नाम पर चंदा लिया जा रहा है। मंदिर की रसीद पर निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी की फोटो लगी हुई है। आरटीआई में मनसा देवी मंदिर से जुड़ा ये खुलासा हुआ था। अभी मनसा देवी मंदिर को कोई भी ट्रस्ट संचालित नहीं कर रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें
श्रद्धालुओं से ट्रस्ट के नाम पर चंदा लिया जा रहा है, जबकि कोई भी ट्रस्ट अभी इसे संचालित नहीं कर रहा है। पंकज राणा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, ट्रस्ट के नाम से चंदा लिया जा रहा है, चंदा तो दिया जा रहा होगा श्रद्धालुओं की ओर से, लेकिन श्रद्धालु किसके लिए वो चंदा दे रहे हैं? ट्रस्ट तो कोई है नहीं। बिल्कुल, देखिए ये गंभीर सवाल है कि जिस तरह से जो श्रद्धालु मनसा देवी मंदिर में आते हैं, हजारों की संख्या में हर रोज श्रद्धालु की आवाजाही मनसा देवी मंदिर में होती है और ये कि आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है और किसी की भी आस्था को ना तो एबीपी का ठेस पहुंचाना चाहता है और ना ही किसी तरह से कोई वो करना चाहता है। लेकिन जिस तरह से मनसा देवी मंदिर में वसूली की जा रही है ट्रस्ट के नाम पर, वो एक गंभीर सवाल होता है। एक पर्ची दी जाती है श्रद्धालुओं को, उसमें पूरी तरह से जो अमाउंट है वो भी लिखा जाता है, क्योंकि मनसा देवी मंदिर को लेकर एक विवाद भी हरिद्वार में रजिस्टर्ड है और जो जिला मजिस्ट्रेट है उनके माध्यम से भी उस पर की बात कही गई है। उसके साथ साथ ही एक मामला हाईकोर्ट में भी इसको लेकर चल रहा है, विचाराधीन है। तो ऐसी स्थिति में देखते हुए साफ कहा सकता है कि जो ट्रस्ट को लेकर ये पर्ची काटी जा रही है वो किसके माध्यम से काटी जा रही है, क्योंकि ट्रस्ट की जो पर्ची है, पर्ची पर श्री मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट का नाम भी लिखा गया है। उसके साथ साथ जो निरंजन अखाड़े के सचिव है रविंद्रपुरी महाराज जी, जो अभी मनसा देवी के अध्यक्ष हैं, उन पर उनका भी उसमें फोटो छपा है, क्योंकि जो अभी संचालन कर रहे हैं वो मनसा देवी का वो निरंजन अखाड़े के सचिव रविंद्रपुरी महाराज जी कर रहे हैं। और क्योंकि एक वसीयतनामे के आधार पर इसका भी संचालन किया जा रहा है। 1972 में जो एक ट्रस्ट बनाया गया था 13 लोगों का, उन सभी 13 लोगों की मृत्यु हो गई और नए ट्रस्ट में कोई नवीनीकरण नहीं किया गया है। तो ऐसी स्थिति में ये साफ जाहिर हो रहा है कि जो चंदा लिया जा रहा है उस चंदे का उपयोग किस रूप में किया जा रहा है, वो चंदा कहाँ जाता है, डेवलपमेंट होता है या फिर सरकारी खजाने में जाता है, ये गंभीर सवाल हो रहा है। हालांकि पर्ची देखिए एबीपी गंगा में एक्सक्लूसिव नजर भी आ रही है लोगों को। ठीक है पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अब बात चंपावत उपचुनाव की, जिसे लेकर कांग्रेस ने जोर लगाना शुरू कर दिया है। चंपावत सीट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने मजबूत कैंडिडेट उतारने की तैयारी में कांग्रेस है। प्रत्याशी का नाम फाइनल करने के लिए कांग्रेस में मंथन जारी है। देर शाम चली बैठक के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी उपचुनाव लड़ेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को वहां से काफी मजबूत समझ रही है, क्योंकि चंपावत से लगा ही खटीमा है और ऐसे में सभी समीकरणों को साध कर ही चंपावत को चुना गया होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं रहना चाहती। वहीं देहरादून में मौजूद राजभवन में पथ प्रदर्शक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें राज्य के 244 बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह प्रदेश के छात्रों को छात्रवृत्ति उन्होंने दी। राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में 30 बच्चों को छात्रवृत्ति दी गई है। बाकी के छात्रों को उनके जिलों में स्कॉलरशिप दी जाएगी। मेधावी दिव्यांग बच्चों को राज्यपाल खुद स्कॉलरशिप देंगे। वहीं कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर उत्तराखंड में अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद नैनीताल स्वास्थ्य विभाग भी एक्शन मोड में दिख रहा है। नैनीताल स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही साथ स्कूलों को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में कहा गया है कि स्कूल में छात्रों को मास्क जरूर दिए जाएं, साथ ही सैनिटाइजिंग का भी इंतजाम किया जाए, सैनिटाइजेशन का इंतजाम किया जाए। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए यहाँ पर बुजुर्गों को घर घर जाकर बूस्टर डोज दी जा रही है, ताकि उन्हें संक्रमण के खतरे से बचाया जा सके। घबराने की कोई बात नहीं है, सारी तैयारी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की जा रही है। आज ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा भी मीटिंग रखी गई है, तो उसमें सब फिर से सारे स्कूल्स को और सारे जो मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज जैसे हमारे पूरे जिले के जो 8 ब्लॉक्स हैं उनको आज दिशा निर्देश दिए जाएंगे। स्कूल से बच्चे जा रहे हैं, लेकिन हाँ कि मास्क पहन, पूरी कोशिश करें मास्क पहन के जाएं, हाथ साफ रखें, सैनिटाइज करें और एक सामाजिक दूरी जो है वो मेंटेन रखें। घर जब आ रहे हैं स्कूल से तो भी एक हाथ साफ रखना, अपने कपड़े साफ रखना, क्योंकि ये परिवार को ही हमें सतर्कता रखनी पड़ेगी। उत्तराखंड के बाकी हिस्सों की तरह ही टिहरी में भी पुलिस ने लोगों का सत्यापन अभियान चलाया। अभियान के तहत लोगों को सत्यापित करने की कार्रवाई की गई। वहीं टिहरी जिले में आए बाहरी लोगों का भी सत्यापन किया जा रहा है। प्रशासन ने साफ किया है कि अगर कोई बाहरी शख्स बिना सत्यापन के जिले में रहता हुआ पाया जाता है तो वो जिस मकान या दुकान में रहता है उसके मालिक पर 10,000 रुपए का चालान किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय के आदेश अनुसार उसके अनुपालन में अपने डिस्ट्रिक्ट टिहरी में जितने भी बाहरी व्यक्तियों का है सत्यापन लगातार जारी किया जा रहा है। सत्यापन का यदि किसी के द्वारा सत्यापन नहीं कराया जाएगा, मकान मालिक द्वारा भी कराया द्वारा, तो उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना भी उस पर दंडित किया जाएगा। और जितने भी बाहरी व्यक्ति हैं हमारा 100% प्रयास होगा कि हम उसका 100% अभियान सत्यापन में करें। अभी लगातार जारी है, डेली का डाटा हमारे पास।
29 अप्रैल को अल्मोड़ा की प्रसिद्ध गोलू देवता की शोभा यात्रा पौड़ी पहुंचेगी, जिसके लिए पौड़ी में पूरी तैयारी की जा चुकी है। यात्रा के संयोजक जसपाल नेगी ने इसके स्वागत के लिए स्थानीय नागरिकों के साथ रूपरेखा भी तैयार कर ली है। तो स्वागत को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य बाजार में गोलू देवता की डोली घूमेगी, जिसके लिए तमाम तैयारियां बाजार से लेकर मंदिर तक कर ली गई हैं।